देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में हुआ प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। प्रवासियों की भूमिका और निवेश पर रहा फोकस। सीएम धामी ने गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में टेका मत्था। सिख समुदाय को दी शुभकामनाएं। कहा, गुरु नानक देव ने समाज को समरसता का मार्ग दिखाया। विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन युवा उत्तराखंड पर सदन में चर्चा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा, राज्य आंदोलनकारियों के सपने आज भी अधूरे। उत्तराखंड के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। चमोली के ज्योतिर्मठ और बद्रीनाथ में बारिश बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उससे पहले आपको बता दें कि गांव थानों में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का समापन आयोजित किया गया है। महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। एक तीर्थ स्थान बनेगा जहां नई पीढ़ी अपने विचारों को आकार देगी, एक नए आविष्कार को जन्म देगी और भारत की प्राचीन परंपरा को आधुनिक दृष्टि से जोड़ने का कार्य भी करेगी। मैं इस गांव के योगदान बनाने में, इसके संयोजन में योगदान देने वाले मैं सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। हृदय से उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से मेरे भी मार्गदर्शक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रतिष्ठित साहित्यकार और जिन्होंने जीवन में दृढ़ता और चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है, सच में उसकी एक प्रतिमूर्ति कोई है तो डॉक्टर निशंक हैं। और मेरे बड़े भाई, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लेखक गांव की परिकल्पना को साकार रूप दिया है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को एक ही मंच पर लाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, या मैं कहूं कि एक सेतु बन गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। साथ ही हमने विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को अनुदान भी हम प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत हमने 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ये मात्र एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके साथ ही हम युवा पीढ़ी को साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए भी विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ सकें। साहित्यिक धरोहरों से भी वो लगातार उनका परस्पर संबंध बना रहे और उसे आगे बढ़ाने में, उसके विस्तार में, उसके विकास में अपना योगदान दें। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में साहित्य का प्रभाव निरंतर जारी रहे, जिससे समाज को समय समय पर मार्गदर्शन सही प्रकार से प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी साहित्यकार, कलाकार, विद्वान और संस्कृति के साधक गणों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती पर्व और स्थापना दिवस हमारा जो कि 9 नवंबर को होने जा रहा है। अभी बीच में
माननीय राष्ट्रपति जी, हमारे विधानसभा के विशेष सत्र को उन्होंने अपना संबोधन दिया था और 9 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा रेसकोर्स में माथा टेका। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और विशेषकर सिख समुदाय के हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उनका जीवन भाईचारा, सद्भाव और आपसी एकता को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया, सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। सभी को आज काफी उनकी यात्रा आसान होगी। जो कई दिनों की यात्रा होगी वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगा। लोग वहाँ पर जाकर अपने दर्शन कर पाएंगे और होने के बाद देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सम्मेलन में पूर्व सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा। सम्मेलन में देश विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के विकास में प्रवासियों की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने रजत जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासी हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य के विकास कार्यों में प्रवासियों की गहरी रुचि है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की अलग पहचान है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया है। पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने आह्वान किया था कि हम लोगों को एक एक दो गांव गोद लेने चाहिए। तो उस आह्वान के तहत मैंने अपना गांव और अपने नज़दीक का एक गांव गोद लिया है। उसके अलावा हमने कुल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 32 गांवों को अडॉप्ट किया है जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है। हमने एक मोबाइल वैन को डेवलप किया है जिसके अंदर एक्सरे, ईसीजी, पैथ लैब वगैरह वगैरह सब चीज़ उसमें फिटेड है। और वो मोबाइल वैन का एक हमने चार्ट बनाया, शेड्यूल बनाया है। वो गांव-गांव में घूमती है और लोगों को निःशुल्क उनका इलाज करती है। पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पहल किया था और उसके तहत वैसे तो मैं जुड़ी हुई थी उत्तराखंड से, आती रहती थी अपने स्टेट में, लेकिन उस पहल से मतलब एक और रास्ता दिखा कि मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपना गांव अडॉप्ट कर लूँ। तो वो मैंने किया और एक साल में जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत कार्य किया, जैसे बंजर थे मेरे गांव के खेत तो उनको उपलब्ध कराए हल्दी और अदरक, और स्कूल को मैंने सरकार के साथ MOU साइन किया है। स्कूल भी डेवलप हो, उसमें अच्छी टीचर्स आएँ और उसमें महिलाएं, क्योंकि गांव में अधिकतर महिलाएं रहेगी तो महिलाएं को एक सेंटर ऑफ लर्निंग मिले। यह वर्ष हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत उत्सव यहाँ 25 साल का कालखंड पूरा होने के अवसर पर रजत जयंती का वर्ष है। और ये पिछले वर्ष से हमने पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें। और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले उनमें हमारे प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। और ऐसे में जब राज्य हमारा अनेक नवाचार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तेज गति से विकास कर रहा है, ऐसे में हमारे प्रवासी भाई बहन भी इस विकास के सहयात्री बने। उसको लेकर प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी किया है। सबके सुझाव आ रहे हैं और अलग अलग सत्रों में आज पूरे दिन भर
ये सम्मेलन चलेगा, उसमें से जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को हम लोग अमल में लाएंगे, सरकार की नीतियों में भी उसको सम्मिलित करेंगे। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जिससे शहर और हाईवे दोनों जगह जाम की स्थिति बन गई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित देश भर से आए वाहनों की भारी संख्या के कारण हाईवे पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं और यात्री और पुलिसकर्मी दोनों ही जाम से परेशान हैं। गैरसैंण का मुद्दा विशेष सत्र में भी गूंजा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस के कार्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि 2012 में कांग्रेस की सरकार के समय में टेंट में विधानसभा सत्र गैरसैंण में हुआ और उसके बाद हरीश रावत की सरकार में भवन निर्माण का कार्य हुआ, जबकि भाजपा सरकार ने गैरसैंण को नकारा है और हम गैरसैंण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने प्रस्ताव रखे कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित किया जाए और सभी शासकीय अशासकीय कार्य गैरसैंण में ही हों। इस विधानसभा को इस रजत जयंती पर यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य की राजधानी पूर्ण राजधानी गैरसैंण के अंदर हो और अगली बार विधानसभा के सभी सत्र, शासकीय और प्रशासकीय कार्य पूरी तरह से गैरसैंण से संचालित हो। गैरसैंण की स्थापना किसने की? हमने तो जब पहली गवर्नमेंट बनी 2012 में, तो हमने वहाँ पर टेंट में सत्र का शुभारंभ किया। जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उस दौर में गैरसैंण के राजधानी के भवन के निर्माण के लिए धनराशि हमने अवमुक्त की। जो 2024-25 का बजट है, उसमें आप देखिए कि गैरसैंण के लिए कितनी धनराशि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने स्वीकृति दी है। ज्योतिर्मठ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। आसपास की चोटियों में सीजन की दूसरी बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चिनाब वैली, हेमकुंड साहिब, द्रोणागिरी, बागनी वैली, नीति वैली से लेकर हाथी घोड़ी, पालकी, नीलगिरी, एरा टॉप, कुंवारी पास, बंशी नारायण क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी हुई। दिन में मौसम खुलने से सीमांत क्षेत्र में जनजीवन सामान्य हो गया है। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के प्रेम मंदिर रोड स्थित अफसर पगड़ी हाउस में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। कपड़े और पगड़ियों की दुकान होने के कारण आग तेजी से फैली और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना जरूरी लाइसेंस और दस्तावेजों के संचालन की शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई की। एसीएमओ हरिद्वार डॉक्टर रमेश कुंवर के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में सुनहरा रोड स्थित कैलाश नर्सिंग होम और मां जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में गंभीर खामियां मिलने पर दोनों के ऑपरेशन थिएटर सील कर दिए गए। इसके बाद टीम ने रामनगर स्थित मेट्रो सिटी हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर का भी निरीक्षण किया और नियमों के उल्लंघन के चलते उनके ऑपरेशन थिएटर भी सील कर दिए गए। विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ अस्पताल बिना योग्य डॉक्टरों और मान्यता प्राप्त दस्तावेजों के संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि जिन अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर दस्तावेजों के साथ हरिद्वार कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। वैध कागजात न मिलने पर पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संज्ञान में आता है तो कल कार्रवाई की जाती है उस पर। यदि आती है तो नियमानुसार जो भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उनका आईसीयू बंद किया गया। काशीपुर मंडी समिति में धान खरीद में हो रही अनियमितताओं को लेकर किसानों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। नंबर कटौती और खरीद में देरी से नाराज किसानों ने एसएमआई कार्यालय के बाहर अपनी धान से भरी ट्रॉली खड़ी कर विरोध जताया और पूरे सिस्टम को ठप कर दिया। किसानों का आरोप है कि उनका नंबर लगने के बावजूद धान नहीं खरीदा जा रहा, जबकि रसूखदारों और यूनियन से जुड़े लोगों के वाहनों की खरीद प्राथमिकता से की जा रही है। किसानों ने कहा कि उनका धान खतौनी
में दर्ज है और ट्रॉली में वही धान मौजूद है, फिर भी उनकी उपेक्षा की जा रही है। शिकायत लेकर जब किसान एसएमआई से संपर्क करने पहुंचे तो पहले उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। बाद में जब किसान उनके ठिकानों पर पहुंचे तो दोनों पक्षों में लंबी वार्ता हुई। अंततः किसानों के आक्रोश के आगे एसएमआई को झुकना पड़ा और उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। किसान सुबह से मंडी में सुबह 5:30-6 बजे हम पहुंचे हैं। हम अपना धान लेके आए हैं। हमारे पास पेपर जेन्युइन है, चाहे किसी भी पटवारी से चेक करवा लिया जाए। हमारे खेतों में धान था, धान का धान ही चढ़ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, हम सुबह से आए हैं, जिस हिसाब से पर्चियां कटी हैं उसी हिसाब से सीरियल वाइज हमारी पर्चियां जमा हुई हैं। हमारा आज का जो नंबर था वो था 73 और 74। हमारे काशीपुर के ब्लॉक में टोटल 76 मिलें आती हैं। अगर ये सीरियल वाइज भी पर्ची काटते तो जिसमें हमारा पहले राउंड में नंबर आ जाना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने सीरियल वाइज काटा। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे ट्रालियां आती जाएंगी या वहां पे चढ़ती जाएंगी वैसे वैसे पर्ची देते जाएंगे। इसी हिसाब से 24-25 नंबर भी हमारा भैया स्क्वाड फार्म से हैं, जर्नैल सिंह, वो अपनी बाहर ट्राली 2000 रुपए बेच के चले गए हैं। और हमने आज एसएमआई के गेट पे ट्राली लगा दी है। एसएमआई साहब फोन नहीं उठा रहे हैं और किसान यूनियन भी फोन नहीं उठा रही है। मैं सुबह 6:30 बजे के करीब 6 बजे के करीब अपनी ट्रॉली लेके आया था यहाँ, जो मेरी पर्ची सरकारी कांटे पे बन गई और एसएमआई की मोहर लगनी थी। एसएमआई आए 10 बजे, उससे पहले पर्चियां इकट्ठी कर ली इन्होंने। भाई सीरियल बाजी से पर्चियां जो है बटेंगी और इन्होंने जैसे ही इनका समझौता हुआ भाई एक राउंड घुमाया जाएगा, जो कि 140 ट्रॉली के करीब थी, जिसमें हमारा नंबर 73 नंबर था मेरा, और मेरा नंबर नहीं आया। इन्होंने पता नहीं कैसे अपने मिलरों से सेटिंग करके 150 नंबर इन्होंने निकाल दिया, मगर जिसमें मेरा नंबर नहीं आया, एक दो भाइयों का और का नंबर नहीं आया। कुछ हम परेशान हैं, अपनी ट्राली लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं। खटीमा के जनकैया मेले की तैयारियों को लेकर थाना परिसर में मेला कमेटी और दुकानदारों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए विस्तृत चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। दुकानदारों को स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की भी व्यवस्था की गई है। मेला कमेटी के पूरन सिंह धामी ने बताया कि सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं थाना एसएसआई लक्ष्मण जोशी ने कहा कि शांति व्यवस्था के लिए बाहरी फोर्स तैनात की जाएगी और मेले के रुख के अनुसार ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया जाएगा। बैठक में मेला कमेटी पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और दुकानदार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मेला आयोजन है, उन दोनों का समन्वय, आपस में कोई वार्ता, कैसे मेला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या इसमें कमी है, उस मद्देनजर जो है थाने में बैठक आयोजित की गई। जो छोटी छोटी परेशानियां रहती हैं उन चीज़ों को लेकर जो उन्होंने अपनी बात रखी, लगभग सारी चीज़ों का निस्तारण किया जाएगा। पानी के टैंकर के लिए, जैसे शौचालय के लिए नगर पालिका को हमने निवेदन किया कि हमें एक चलता फिरता शौचालय हमें यहाँ पर दे दिया जाए, ताकि व्यापारियों को अंदर जंगल में जाना पड़े। कल गंगा स्नान पर्व है, कल से यहाँ मेला स्टार्ट होगा। इसके लिए हमने बाहर से फोर्स भी मंगा रखा है, पीएसी मंगा रखी है, और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, जो नहाने वाले हैं श्रद्धालुओं उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे हैं हमने। ज़्यादा भीड़ होने पर ट्रैफिक प्लान है हमारा, डाइवर्जन कर रखा है हमने। साफ सफाई के संबंध में कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिए हमने कि बाद मेला जो गंदगी और ये चीज़ें अब दूषित होता है पूरा जंगल हमारा, और उसके लिए पुख्ता इंतजाम उन्होंने कर रखे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने मिशन 2027 की तैयारी को गति दी है। इसी क्रम में यूकेडी की महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर संतोषी भंडारी और केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने 2 दिवसीय चंपावत दौरे के तहत लोहाघाट पहुंचकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ जनसंपर्क किया। मेजर संतोषी भंडारी ने कहा कि अगर उत्तराखंड को उसकी मूल भावना के साथ बचाना है तो यूकेडी को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने बताया कि देश की 38 साल सेवा करने के बाद उन्होंने राज्य के हित के लिए यूकेडी ज्वाइन की है।
उन्होंने कहा कि राज्य गठन में यूकेडी की सबसे बड़ी भूमिका रही, लेकिन भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने राज्य निर्माण की अवधारणा को भुला दिया है। यूकेडी नेताओं ने कहा कि पार्टी 2027 के चुनाव में पूरी मजबूती से मैदान में उतरेगी और जनता के समर्थन से सरकार बनाएगी। साथ ही यूकेडी की सरकार बनते ही राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण में घोषित की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से उत्तराखंड को बचाने के लिए यूकेडी का साथ देने की अपील की है। उत्तराखंड क्रांति दल की जो विचारधारा है उसको इस प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वो भली भांति जानते भी हैं कि इस विचारधारा ने प्रदेश बना के दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम संगठित रूप से जो है इस तरह से काम नहीं कर पाए कि सत्ता में आ सकें। कुछ विधायक जरूर आए हमारे, लेकिन वो उनका संख्या बल इतना ज़्यादा नहीं था कि उस तरह से अपनी सरकार हम बना पाते। तो अब जो है प्रयास हमारा यह है कि जो प्रदेश की मूल समस्याएं हैं हम ये करने वाले हैं कि पहले तो पावर सेंटर हम पहाड़ में लेके आएंगे, तो वहीं से पहाड़ी जो भी समस्याएं हैं, चाहे रोजगार की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे शिक्षा की समस्या है, वो समाधान होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। मैं 34-35 वर्ष भारत सरकार को देकर आई हूँ और जब मैं वापस अपने प्रदेश में पहुँची हूँ जो मेरी जन्मभूमि है, और यहाँ की दुर्दशा देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि 25 वर्षों में इस प्रदेश का जो विनाश हुआ है वो सिर्फ जो राष्ट्रीय पार्टियों ने इसका विनाश किया है, माफियाओं ने विनाश किया है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल वो चुनना चाहिए जो इस प्रदेश का भला करे, और लोकल रीजनल पार्टी से ज़्यादा अच्छा भला कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया। उत्तराखंड की कोसी नदी में खनन की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। कोसी नदी को वैध रूप से खनन के लिए खोलने की तैयारी पूरी कर दी गई है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। लेकिन इस बार खनन में बड़ा बदलाव किया गया है ताकि अवैध खनन पर नकेल कसी जा सके, सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। खनन करवाने की जिम्मेदारी वन विभाग की होती है और वन निगम ने खनन के लिए नई रणनीति लागू की है। इसी रणनीति के तहत 10 टायर ट्रकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और सिर्फ 6 टायर वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अब तक 191 वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं और बंजारी फर्स्ट गेट पर खनन का कार्य रॉयल्टी के साथ वैध तरीके से शुरू हो चुका है। वन विभाग और वन निगम का साफ संदेश है कि अवैध खनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। नदी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और जो भी चोरी छुपे वाहन नदी में घुसने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो है हमारी एक गेट बंजारी फर्स्ट प्रारंभ हो चुका है और बंजारी फर्स्ट में 191 6 टायरा हमने ओपन कर दिए हैं जो सुचारू खनिज की निकासी ले रहे हैं। और जहाँ तक 10 टायरा की बात है, हमने 10 टायरा इस वर्ष एक्सीडेंटल दृष्टिकोण से ग्रामीण एरिया से, क्योंकि माल वो भर के गुजरते हैं, उनको हमने प्रतिबंधित कर रखा है अभी अग्रिम आदेशों तक। और अन्य गेट हमारे सुचारू प्रारंभ होने की तैयारी चल रही है। पूरा प्रयास है कि उन पर भी रोक लगा दी गई है हमारे, और हम उनको भी अभी नवीनीकरण नहीं दे रहे हैं। तो किसी प्रकार का भी 10 टायरा इस बार हम अभी अग्रिम आदेशों तक हमने रोक लगा रखी है और उसको अभी चाहे पिछले वर्ष के हों चाहे इस वर्ष वो चाह रहे हों, तो उन्हें क्योंकि एक्सीडेंटल दृष्टिकोण से और अधिकतर जो यहाँ के रोजगार अधिकतम लोगों को सृजन मिले उस दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों को हमने समावेश करते हुए उन पर रोक लगाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौकुटिया क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने चौकुटिया अस्पताल के उन्नयन के लिए जारी शासन आदेश को लेकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। अब अस्पताल की क्षमता 30 बेड से बढ़कर 50 बेड कर दी गई है और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं चरणबद्ध रूप से सुदृढ़ की जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं इसी विषय पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और प्रगति की सीधी मॉनिटरिंग करेंगे। चौकुटिया एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत एक्सरे मशीन संचालन की जिम्मेदारी उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को दी गई है।
उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।